मिस सायरा, अब्बू आप? सायरा, तुम यहाँ हॉस्टल में? ये हो क्या रहा है? अब्बू वो अम्मी। आपकी सख्त जरूरत है एक पहेली को सुलझाने के लिए। मतलब कौन सी पहेली? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाइयों बहनों का मर्डर हो चुका है? क्या क्या बोल रहे हैं आप? एक लाश तो तुम्हारी भी थी। मतलब हमें बताया गया था कि तुम भी मर चुकी हो, लेकिन तुम तो हमारे सामने जिंदा खड़ी हो। एक पहेली तो ये, और दूसरी पहेली ये कि तुम्हारी माँ कहाँ गायब है? अब्बू अब्बू ये झूठ बोल रहे हैं ना, कह दो कि ये झूठ है। नहीं बेटा, ये लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। रिजवान, अगर अपने भाई बहनों की मौत का इतना ही गम है तो पिछले 20 दिन से तुम कहाँ थे? कोई एहसास भी है आपको कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? घर में जवान बेटी अम्मी, कुछ तो लिहाज करो। और आज के बाद मैं इस हराम की कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब से इस घर में कोई भी मर्द आया ना, चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। अम्मी को ये एहसास होना जरूरी है कि हर वक्त उनकी मनमानी नहीं सह सकती मैं 1 महीने तक घर नहीं आऊंगी और ना ही तुम लोगों से कोई कांटेक्ट करूंगी। ध्यान रखना। और उस दिन कहाँ थी जब मर्डर हुए? पिछले महीने की 17 की बात कर रहा हूँ। अब कहना क्या चाहते हैं? मैंने मारा मेरी छोटी बहन को, छोटे भाई को। माँ जैसी थी मैं उनकी। छोटी सी उम्र से उनकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं। एक तरफ उनका ख्याल रखती थी, दूसरी तरफ अम्मी का। अब आप मुझ पे शक कर रहे हैं। क्या है ना सारा, हमें शक करने की तनख्वाह मिलती है। और मैंने तो नहीं कहा कि तुमने मारा, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं। तुम ही हो जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि मैंने नहीं मारा। मैंने एक बार भी कहा कि तुमने मारा है। लेकिन आपके सवाल का रुख उसी तरफ जा रहा है। एक कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इस वक्त हमारा शक है तुम्हारी अम्मी पर, क्योंकि कत्ल के बाद से वो गायब है। मेरी अम्मी अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती। अच्छा, सुना है काफी झगड़े होते थे तुम दोनों के बीच? हाँ होते थे, क्योंकि हमेशा वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती थी, हमेशा गलत रास्ता अख्तियार कर लेती थी, इसीलिए। तो इस बार गलत रास्ता किसने अख्तियार किया, अम्मी ने या तुमने? जब तुम्हारी लाश मिली तो हम सब लोग उल्लू बन गए थे। शक अम्मी पर गया, फिर पता चला कि तुम जिंदा हो। तो उससे क्या मतलब है आपका? किस पे शक करें, तुम्हारी अम्मी पे या तुम पे? मेरी अम्मी अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती। देखो देखो अम्मी क्या लाई है। हाँ, चॉकलेट। सायरा बेटा, चॉकलेट मिल बांट के खाना, और अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो अम्मी को बताना। ठीक है अम्मी। ये अंकल है ना, ये हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। सायरा बेटा, अंकल और मैं अंदर कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। ये दुपट्टा अम्मी यहाँ लगा रही है। अगर रिजू तुम्हें परेशान करे या कोई और भी आए ना बेटा, तो ये दरवाजा मत खटखटाना। जी अम्मी। काम खत्म होते ही हम ये दरवाजा खोल देंगे। मुफलिसी इंसान से, खासकर बेसहारा औरत से क्या क्या करवाती है आपको इसका अंदाजा नहीं। मैं जवान हो रही थी, खुली आंखों से सब देख रही थी। अम्मी पर गुस्सा भी आता था और तरस भी, और वो चाहे जिस हाल में हो, उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक दिन पागल हो गई हो या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अरे बच्चा ही चाहिए था तो मैं शादी नहीं कर लेता। अरे तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुशी देने और लेने का है, ना कि बच्चा पैदा करने का।
गिरा दो इसे। माफ कीजिए गिलानी साहब, ये बच्चा मैं नहीं गिराऊंगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, सब कुछ तो दे रहा हूं मैं, फिर बच्चे को बीच में लाकर रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? कितने पैसे चाहिए बोलो? हाँ, और गिरा दो इसे। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरी कोख में है। आप अगर साथ ना भी दें तब भी मैं इसे जन्म दूंगी। देखो, मैं चाहिए यह बच्चा, तय कर लो। अगर बच्चे को बीच में लाई तो आमदनी खत्म हो जाएगी, कह देता हूं। इस बच्चे को लेकर आपके दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। अगर अम्मी को बच्चों को मारना ही होता तो उसी दिन मार देती, ज्यादा पैसे मिलते, मुफलिसी की हालत घर में दोबारा नहीं आती। लेकिन उन्होंने बच्चे को जन्म देना जरूरी समझा। भले वो जो करती थी सब गलत था, हमारी परवरिश उन्होंने जैसे भी की गलत किया, पर उनका हमेशा कहना था कि अगर कोई भी काम करने में आपकी नीयत साफ हो तो कोई काम बुरा नहीं होता। और जो औरत अपना जिस्म बेचने को राजी हो गई, उन बच्चों का कत्ल कैसे करेगी? तो फिर कहाँ है वो? अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं तो एक बार भी पलट कर खबर क्यों नहीं ली कि बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं? वो सब मुझे नहीं पता, वो आपका काम है, आप देखिए, आप पता लगाइए ना। तुम्हारी अम्मी की जिंदगी मुझे एक बहुत दिलचस्प नॉवेल की जैसे लगी, और तुमने उसमें और भी कई दिलचस्प किस्से जोड़ दिए। पर तहकीकात किस्से कहानियों के बूतों पर नहीं होती, फैक्ट्स के बेसिस पर होती है। और फैक्ट ये है कि कत्ल के बाद से तुम गायब थी, और तुम्हारी अम्मी भी। और फैक्ट ये भी है कि किसी ने मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया, और आप तहकीकात करने की जगह किसी बेकसूर को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि उस दिन मैं हॉस्टल में थी, आपको पता करना है, पता कर लीजिए। वो तो हम करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि कादर कौन है? मकान मालिक है वो। उसी ने हमें गुमराह किया था, ये शिनाख्त करके कि उन 4 लाशों में से एक तुम्हारी है। तो वो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सायरा, बहुत कम लोग होते हैं जो पुलिस के सामने टूटते नहीं हैं। तुम उनमें से एक हो। हमारे हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही हो जैसे ये कोई तहकीकात नहीं बल्कि मुकाबला हो। जिसकी जिंदगी सवालों से जूझने में गई हो, वो सवालों से क्या डरे साहब। नीयत साफ है मेरी। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता कितना गहरा था? जितना एक किराएदार और मकान मालिक का होता है उतना। इंटरेस्टिंग। अब जब तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी बहुत बेहतर तरीके से जानती होगी कि हमारी परमिशन के बिना शहर छोड़कर नहीं जा सकती। जी, अब मैं जाऊं? अब्बू। ना बेटा ना, बिल्कुल डर मत, मैं आ गया हूं ना। शक्ल से भोली है लेकिन है उतनी ही शातिर। हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और ये बैटिंग। थोड़ा ये लड़की दिखती कुछ है लेकिन है कुछ और। इसके बयान को वेरीफाई करो और इन दोनों पर नजर रखो। यस सर। बहुत पेचीदा फैमिली है, इनकी कहानी का सच जानने में मुश्किल होगी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कादर और सायरा ने मिलकर ही ये सारा कांड किया हो सकता है। एक काम करो, अपने खबरियों को इनके पीछे लगा दो। शातिर खिलाड़ी समझ रहे हैं कि हमें चकमा दे देंगे, लेकिन हर मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है। वो चौथी लाश जिसे हम सायरा की समझ रहे थे, वो हमें इस गुत्थी को सुलझाने में जरूर मदद करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी किडनी खराब थी और वो डायलिसिस पर थी। यस सर। पता लगाओ कि यहाँ के किस किस हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है और उनकी पेशेंट लिस्ट से बॉडी को मैच करो। अगर वो लाश सायरा की नहीं थी तो और किसकी थी? पुलिस के शक के दायरे में अब सायरा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन अब भी एक सवाल था जिसका जवाब पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी कि जिस लाश की शिनाख्त सायरा की लाश के तौर पर की गई थी, आखिर वो लाश किसकी थी? कातिल बड़ा ही शातिर था, उसने नकली बाप बनकर चारों लाशों को भी दफन करवा दिया। अब पुलिस को उस लड़की की पहचान ढूंढनी थी जिसकी लाश को वो सायरा की लाश समझ बैठे थे। सर, मैंने सभी हॉस्पिटल से डायलिसिस वाले पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है। पूरे लखनऊ में 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारी विक्टिम की आइडेंटिटी को मैच करते हैं। उनके फोटो और एड्रेसेस हैं हमारे पास। मैं उनमें से विक्टिम को आइडेंटिफाई करके आपको रिपोर्ट करता हूं। सर,
हेलो पुलिस। ये तो सायरा की अम्मी है। ये कहानी तो फिर से उलझ गई। एक काम करो, बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारा शक तो शबनम पर था। अब जिसे हम कातिल समझ रहे थे वो तो खुद ही कत्ल का शिकार हो गया। शबनम की लाश ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया था। उसकी मौत ने उसे शक के दायरे से बाहर निकाल दिया था। अब सिर्फ सायरा ही थी जिस पर पुलिस की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हमारी अम्मी की बॉडी के पास बटुए में फोटो मिला था। मैंने कहा था ना आप लोगों से कातिल को ढूंढिए, लेकिन आपको मुझ पे शक करने से फुर्सत मिले तब ना। सायरा 5 कत्ल हुए हैं। हमारे शक के दायरे में हर वो शख्स है जो इस कहानी में शामिल है। आप अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सबके सब खत्म हो गए सिवाय मेरे और अब्बू के। वही तो राज की बात है सायरा, और यही गुत्थी हमें सुलझानी है। और यकीन मानो कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। खुदा हाफिज। बस बस बस। हाँ साहब, खालिद घर पे आ चुका है। ठीक है, खालिद आ गया, उठा लो उसे। ओके सर। बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मारा तूने शबनम के बच्चों को? क्या चक्कर है तेरा? दवाइयाँ लेकर जाता था ना उसके लिए। बोल। साहब, मैं जब भी जाता था दवाई लेकर जाता था साहब। उसको लीवर की बीमारी थी साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक पेट भर के मार नहीं खाएगा सच नहीं बकेगा तू। वो किससे चक्कर था? शबनम से कि उस बेटी से? शबनम साहब, शबनम से? साहब, शबनम मुझे अच्छी लगती थी, पर मैं उसे सोने के लिए पैसे देता था और मुझे लेकर उसका और उसकी बेटी में बहुत झगड़ा हो रहा था। और उस दिन जब मैं उससे मिला तो उसने रिश्ता खत्म कर दिया अपनी बेटी की खातिर साहब। जाने मन, आज बहुत बढ़िया वाली विस्की लाया हूं। ग्लास कहाँ है? आज नहीं। ये क्या बात हुई? आज रात तो रुकने का इरादा है, और रात भी तो थोड़ी रंगीन होनी चाहिए। रातें और काली ना हो, इससे पहले रुकना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। आज तक बहुत कुछ लिया है आपसे, आपकी मेहरबानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मेरी जिंदगी मुझसे रूठी हुई थी, लेकिन अब मेरी बेटी मुझसे रूठकर कहीं चली गई। अगर आपका यहाँ आने का सिलसिला नहीं रुका तो मेरी बेटी कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। आपसे गुजारिश, आप यहाँ ना आया करें। तो इसीलिए तूने शबनम के बच्चों को मार डाला? मैं क्यों मारूंगा साहब? शबनम से मेरे जिस्मानी ताल्लुकात थे, लेकिन दिल का रिश्ता नहीं। एक दिन मुझे पता लगा उनका मर्डर हो गया साहब। मैं डर गया, बहुत डर गया साहब, और डर के मारे भाग गया साहब। बहुत मजे कर लिए तूने, अब यहाँ मजे कर। सर, ये रही शबनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसका मर्डर भी उसी दिन चंद घंटों पहले हुआ है जिस दिन उन 4 बच्चों का।
रॉय, या तो ये दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए हैं या फिर दो अलग अलग लोगों ने, लेकिन जो भी है इसमें सायरा का कुछ ना कुछ तो हाथ है। हमारा एक खबरी है ना उसके पीछे। यस सर। हाँ इसमें आपका खूबसूरत पंछी इधर झगड़ा कर रहा था कादर मियाँ के साथ, बहुत गुस्से में था। नजर रखना कहीं पंछी उड़ ना जाए। ओके साहब। जितना कॉम्प्लिकेटेड माँ का किरदार है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेटी का। उलझा के रख दिया दोनों ने। और पता ये लगाना है कि जो सायरा की लाश बनकर वहां पहुंची थी वो कौन है। इसको पहचानती हो? हाँ साहब, परिणाम है। और क्या जानती हो इसके बारे में? रॉकी इसको ग्राहक लाके देता रहता है। रॉकी? और हाँ साहब, दोनों के बीच में धंधे को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे। रॉकी कहाँ है? रॉकी वहाँ। रॉकी? हाँ साहब। ये परी के साथ तेरा क्या झगड़ा था जो मारा उसको? मारा? क्या बात कर रहे हो साहब, परी मर गई? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कर। मर्डर हुआ है उसका। मर्डर? साहब, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कोई कैसे मार सकता है? परी और मैं दोनों मिलकर काम करते थे पेट भरने के लिए। देख रॉकी, खुद बता देगा तो अच्छा है, नहीं तो हमें अपने तरीके आते हैं पूछने के। साहब सच बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते 10 दिनों से मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं खुद परेशान हूँ। हाँ साहब, लास्ट टाइम मिली थी मुझे अड्डे पे। उसके बाद साहब वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे कुछ नहीं पता। अड्डा कहाँ है? साहब आजाद नगर चौक सिग्नल के पास है। परी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले फौरन हमें बताना। हाँ साहब। इसको देखा कहीं? हाँ, ये तो हमारे दोस्त है परी, लेकिन आप उनको पता नहीं हो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। धंधे का टाइम होता है शायद। इसको जानता है? हाँ साहब, ये परी है। आखिरी बार कब देखा था? उस दिन सिग्नल पे देखा था, वो राजू की टैक्सी से आती जाती थी। उस दिन भी वो राजू की टैक्सी से ही गई। सायरा के घर से मिली चौथी लाश एक कमर्शियल सेक्स वर्कर की थी। यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जान किसने ली। उसकी लाश को शबनम के घर तक कौन ले गया था और सायरा की फैमिली से उसका क्या रिश्ता था। यह कहानी ऐसी थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौन था इस साजिश का सूत्रधार? क्या वजह थी इन हत्याओं की? तुम लोग सब पूछताछ करो जल्दी। क्या पुलिस? क्या सर? ये तेरी गाड़ी है ना? क्यों क्या हुआ सर? अबे बाहर निकल, बाहर निकल। सर क्या हुआ बताइए। चल, चल चल बताते हैं तुझे। सर फॉरेंसिक टीम ने उस टैक्सी को चेक किया है। उस टैक्सी में ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। मर्डर उसी टैक्सी में हुआ है उस लड़की का। जिस स्पॉट से वो टैक्सी निकली थी वहां से लेकर सायरा के घर के एरिया तक सारे सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा करो। कहीं ना कहीं से कातिल का कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ओके सर। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, हम तो टैक्सी चलाते हैं साहब जी, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते हैं। बहुत सीधा है तो पिछले महीने की 17 की रात को तेरी टैक्सी में एक औरत बैठी थी, परी नाम था, धंधे वाली थी। साहब बोलने तो दो साहब। बोल। साहब 17 तारीख को मैंने अपनी गाड़ी किराए पे चढ़ाई थी। एक आदमी आया, मुझे 6000 रुपया दे गया, मैंने गाड़ी दे दी। मैंने सोचा डबल किराया है, एक साथ इतने पैसे आ रहे हैं। कोई भी 6000 क्यों देगा ऐसे ही? तेरी चोरू का भाई है? हाँ?
हाँ बिस्मिल। साहब जी, आपकी खूबसूरत पंछी किसी और मर्द के साथ उड़ने लगी है। बिस्मिल, हर समय शायरी मत किया कर। नया कबूतर कौन है पता लगा। साहब जी, पंछी को दाना डालने वाले का पता चल गया है। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। लड़की कोई बहुत बड़ा डबल गेम खेल रही है। एक तरफ कादर से गुटरगू और दूसरी तरफ ये नया मुर्गा। नजर रखो। मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? ओहो, ये सायरा भी ना आजकल दिमाग नहीं ठिकाने उसका, कहीं भी कुछ भी रख देती है। उस रात टैक्सी जिसने किराए पर ली थी उसका पता चल गया है। ये सायरा, तुम्हारी अम्मी को बहुत डील दी थी मैंने। लगता है तुम भी वैसे किसी रास्ते पर जा रही हो। अब्बू, ये बैग मिला है। आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अब तक सिर्फ सवाल किया है, इल्जाम नहीं लगाया। और कहीं से भी आया हो आपको क्या? वैसे भी इतने बरस हमने मुफलिसी में गुजारे हैं जब आप जेल में थे। तुम दो अलग बातों को एक साथ रख रही हो। मैंने जो किया गुस्से में किया, काबू नहीं रख पाया। लेकिन ये पैसे? वाह अब्बू वाह, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, अम्मी अपनी शराब पर काबू नहीं रख पाई, और इन सब में भुगता किसने? हमने। हमारी बर्बादी का सिलसिला तो तभी से शुरू हो गया था। और अब मैं क्या काम करती हूँ, कहाँ काम करती हूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अपने अब्बू से ऐसे बात करोगी? कहाँ गई वो सायरा जो अपने अब्बू के साथ दरगाह जाना चाहती थी? मर गई वो सायरा। कहां से आया सायरा के पास इतना पैसा? आखिर वो अपने पिता से क्या छुपा रही थी? और सायरा के दिल में अचानक अपने पिता के लिए इतना जहर कहां से भर गया? कहीं कोई उसे बहका तो नहीं रहा था? अपना मोहरा तो नहीं बना रहा था? कहीं वो कातिल से मिली हुई तो नहीं थी? घर तो खुला है, ठीक से चेक करो। सर, बाप बेटी दोनों उड़ गए। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। कादिर का फोन था, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। चल बोल कादिर, पुलिस को कैसे याद किया? एक बड़ी खबर देनी थी, इसीलिए फोन किया था। सायरा आई थी, 2 महीने का बकाया किराया और 4 महीने का एडवांस देकर गई है। क्यों, ऊपर वाले ने कुछ छप्पर फाड़ कर दिया है क्या? वही तो, जो सब्जी वाले के पैसे देने में मारामारी करती थी, अब वो 6 महीने का एडवांस, वो भी एक साथ। इसलिए मैंने सोचा आपको खबर कर दूं, क्योंकि आप मुझ पर शक कर रहे हैं।
रॉय, सायरा हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इस कहानी को वही पूरा करेगी, वही सुलझाएगी हर पहेली। सायरा ने भी 2 दिन पहले रिजाइन दिया था और उसका दोस्त वो अब्दुल भी था उसके साथ। दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ी है। अच्छा, ये सायरा और अब्दुल की डेस्क कौन सी है? ये दोनों डेस्क उनके। सर्च करो। सर, सायरा के डेस्क से ये ट्रेवल एजेंट का कार्ड मिला है। इस लड़की को पहचानते हैं? सायरा नाम है, आपके यहाँ टिकट लेने आई थी। हाँ सर, ये आई थी यहाँ पे। इसने बाराबंकी के लिए 2 टिकट्स भी बुक किए थे और एक 3 स्टार होटल का इसने पता भी लिया था, लेकिन इसने कोई बुकिंग नहीं की वहाँ पे। उसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, ये अकेली थी। दूसरा टिकट किसके नाम पर बुक हुआ था? 1 मिनट, मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखिए सर। रॉय, बाराबंकी पुलिस को इन्फॉर्म करो। लखनऊ से शुरू हुई कहानी अब वहीं खत्म होगी। यस सर। लड़की को पहचानती हो? यस सर, ये हमारे होटल में ही रुकी है। इसके साथ एक आदमी भी है। रूम नंबर? 1 सेकेंड सर। 103। सायरा, आप लोग लेके चलो। क्यों? क्या? चलो, बताइए जरा, सब अब्दुल और सायरा की गिरफ्तारी ने इस मामले को एक नई दिशा दी थी। क्या अब्दुल और सायरा ने ही ये सारे कत्ल किए थे? क्या अब ये गुत्थी सुलझने वाली थी या फिर षड्यंत्र का कोई नया पन्ना खुलने वाला था? और आगे जो सच सामने आया वो पुलिस की कल्पना से भी परे था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अब्दुल से निकाह किया है। वो कोई गलत तो नहीं है ना, कोई गुनाह तो नहीं है ना? प्यार करती हूँ मैं उससे। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने परिवार को मारना गुनाह है। और तुमने तो अपने अब्बू को भी गायब कर दिया। अब्बू गायब है? लो, इसे तो सुनकर शौक लग गया, पर तुझे नहीं लगा? तूने गायब किया है ना उस्मान को? मैं क्यों किसी को गायब करूंगा सर? मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा है सारे खानदान से। किसकी दुश्मनी? हाँ, बोलेगा या फिर बोलने वाला तोता मंगवाऊं एक मिनट रुक, लेकर आओ। चाची, मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो औरत डायन थी, डायन। सायरा, तुम्हारे ये शौहर तुम्हारे अब्बू के साथ जेल में रह चुके हैं। तुम्हें तो शायद मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारे इन शौहर जनाब का रिकॉर्ड कितना रंगीन है। बहुत सारे केसेस दर्ज हैं इस वक्त, खून के भी। और भी दोस्त बनाए थे ना तूने जेल में, उन्होंने ही तेरी अधूरी कहानी पूरी कर ली। लाओ भाई जनाब के दोस्तों को। ये नकली उस्मान बनकर आया था। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। 2 थप्पड़ लगाया और सारा सच उगल दिया। इसी ने हमें बताया कि सदरौना से कोई तुझे पैसे दे रहा है, और सदरौना का नाम आते ही हम फौरन समझ गए कि इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इरम बेग, क्योंकि पहली मुलाकात में ही इनके जो तेवर थे, हमें तभी शक हो गया था। हमने शबनम से साफ साफ कह दिया, तुम जैसी गंदी औरत इस घर में नहीं चाहिए। वो क्या ना चाची, इस कहानी में हमें एक से बढ़कर एक किरदार मिले, लेकिन सोचते हैं कि इस कहानी को आखिर तक आप ही पहुंचाइए। बताइए सायरा को और हमें भी कि कैसे किया ये प्लान और क्यों।
सिर्फ जायदाद के लिए ना? हाँ, जेठ जी के जेल जाने के बाद शबनम और उसके बच्चों को मैंने घर से निकाल दिया। हम बहुत खुश थे, सारी जायदाद हमारी हो गई थी। एक दिन वकील साहब आए, जब पता चला कि वसीयत में सिर्फ बच्चों के नाम है, मेरे मन में अंगौर सी लग गई। मैंने सारा काम अब्दुल को सौंप दिया। इसने पैसे पूरे तो लिए लेकिन काम पूरा नहीं किया। बाद में पता चला सायरा जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल उल्लू बना गया आपको? सायरा मरी नहीं, वो जिंदा है। अब्दुल की सायरा के साथ अय्याशी चल रही है। कत्ल का मामला तूल पकड़ रहा था, इसलिए मैंने राजू को नकली बाप बनाकर भेजा ताकि लाशों को दफन कर सके। मैंने पता कर लिया था यहाँ दोनों कौन सी लॉज में हैं, वहीं इन दोनों को मरवा देती अगर पुलिस हमसे पहले नहीं पहुंचती तो। चाची जी, लाशें दफन करने से सच दफन नहीं होता। वाह चाची 420। बेकार की बात बंद। चल अब तुम मुंह खोल, या फिर मैं खुलवाऊं? सब तो बता दिया सर, मैं क्या बताऊं अभी? जब पैसे पूरे लिए थे तो सायरा को छोड़ा क्यों? प्यार हो गया था सर सायरा से। पहली बार उसको देखा था तो झुंझुनी बज गई थी मेरे अंदर। मैंने सोच लिया था मैं निकाह करूंगा तो सारे से ही करूंगा। फिर मैं इसके और इसके परिवार पे नजर रखने लगा। पहली बार दिल ऐसा धड़का कि कमीना इसी का हो गया। बहुत प्यार करता हूं सर मैं इससे, और मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके लिए सर। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सायरा को बचाऊंगा, चाहे कितने को भी मारना पड़े। फिर मैं इस पर नजर रखने लगा। जैसे जैसे मैं इसको देखता गया, मेरा दीवानापन, मेरा पागलपन और बढ़ता गया इसको लेके। देखिए सर, मैं बोलता गया इसको कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाला हूँ, तो आती क्या मेरे पास? ये नहीं आती ना सर। अब सर सायरा को बचाना था तो उसकी जगह मुझे कोई दूसरी लड़की चाहिए थी, तो वो उस छमिया को मैंने पकड़ा और उसे मार दिया। यहाँ पे चिकने, यहाँ अकेला क्या कर रहा है? चल। कहाँ? चल बता दो, चल। चल। हे राजा, तूने मुझे बिठा तो लिया, पर तूने पूछा तो नहीं कि मैं एक रात का कितना लूंगी? जहाँ ले चल रहा हूँ वहाँ चुपचाप चल ले, समझी? अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं? चुपचाप बैठी रहना। क्यों, पूरी रात का इरादा है क्या? देख, इरादा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चुपचाप चल ले बस। तो जैसे घटिया औरत के मैं मुंह तक ना लगूं, समझे? साइड में लगा, अभी की अभी गाड़ी रोक और साइड में लगा, रोक। फिर उसे सायरा के कपड़े पहना के उसके घर में डाल दिया। फिर मैंने उसका मुंह इस तरह कुचला कि आप लोगों को शक ना हो कि वो सायरा नहीं है। अगर इतना ही प्यार करता है इससे तो शबनम की बॉडी क्यों गायब की? शक तो सायरा पर आ गया ना। जब मैंने उन बच्चों को मारा ना सर, तभी मैंने सोच लिया था कि माँ को गायब कर देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा शक माँ पे जाए। और उन मासूम बच्चों को मारने के बाद उन्हें वहां पर बैठकर तरबूज खाए। थक गया था ना सर। आप बताइए, एक लाश को उठा के गाड़ी में डालो, दूसरी को घर पे डालो, 3 बच्चों को मारो, उनका सर कट थक जाते हैं सर। जान लेना आसान काम नहीं है, इसलिए खाए सर, और कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद मैंने चाची 420 से पैसे लिए और चला गया सर। हाँ, फिर मैंने सायरा के ऑफिस में नौकरी कर ली ताकि उसे अपनी थोड़ी नजदीकियां बढ़ा सकूं, उसका दिल जीत सकूं। मैं बता दूं? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। आज के टाइम पे कौन किसकी मदद करता है? ये
फैमिली आपकी? ये मेरे भाई बहन थे मतलब अब नहीं रहे। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ जो अकेला होता है उस पर कैसी बीतती। मैं भी अनाथ हूँ। एक बार प्यार हो जाए सर तो उसके लिए जान लेना जान देना सब जायज़ है सर। और इसीलिए तूने उस्मान की जान ली। उस्मान को पता चल गया था तुम दोनों के बारे में और वो तेरी असलियत भी जानता था। हाँ सर। अरे चाचा कैसे हैं? अब्दुल, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आप रिहा कब हुए? तुम्हारे रिहाई के 2 हफ्तों बाद। अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या कर रहे हो आजकल? मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, मैं जल्दी में हूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है? अब्बू, ये अब्दुल है, मेरे ऑफिस में काम करता है। और मुझे लगा कि उस्मान को थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही पता है और कहीं वो सायरा को पता ना दे तो सारा बना बिना खेल बिगड़ जाएगा। तो मैंने शादी की प्लानिंग करी और सायरा को लेके बाराबंकी चला गया। फिर सायरा को उसके बाप के खिलाफ उसके कान भरता गया। सर क्या किया तूने उस्मान के साथ? सर क्या करूंगा मैं उस्मान के साथ? अब 4 खून किए 5 खून किए, बात तो एक ही है ना। सजा तो उतनी मिलनी है। मार दिया मैंने उसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा मैं आपसे मिलने आया हूँ। सायरा से दूर रहो वरना मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने फैसला किया है, मैं ही सायरा को सब कुछ बता दूंगा। मुझसे प्यार का नाटक करके तूने मेरे परिवार को ही खत्म कर दिया। हाँ? क्यों? क्या छोड़ दिया मुझे? सायरा अकेली कहाँ हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सायरा मत रो। एक मिनट यार, बीवी हो मेरी। सायरा सर कैसा दरिंदा है तू? रिश्ते नाते इंसान की जान, किसी चीज की कोई कीमत नहीं है ना तेरी नजर में? कहते हैं दुनिया में हर फसाद के 3 कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। और इस केस में ये तीनों ही कारण सामने आए थे। उस्मान का आवेश में आकर उठाया हुआ एक कदम उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। लालच ने इरम के होश छीन लिए और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम देने का फैसला कर लिया। सायरा के लिए अब्दुल के जुनून ने इश्क के नाम को रुस्वा कर दिया। इरम के इस लालच का सिला उसे क्या मिला? अब्दुल की आशिकी ने उसे क्या दिया? लालच और गुनाह का रास्ता कभी किसी को कुछ नहीं देता सिवाय दर्द और आंसुओं के। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.